जो राशि पंचायतों की कोरोना के उपयोग में, कोरोना के रोकथाम के उपयोग में लाई गई, हम लोग चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार करके वो राशि पंचायतों को वापस उपलब्ध करा देंगे। एक सुझाव ये भी है कि अधिकारी अगर आपके बुलाने पे बैठक में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। सरपंच जी के जैसे दस्तखत होते हैं, कोई कारण नहीं है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष दस्तखत कर सकते हैं तो जनपद के अध्यक्षों का दस्तखत नहीं होना चाहिए। उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते जनप्रतिनिधियों को जो मिलना चाहिए। तो ये जो आज का सम्मेलन है, ये पंचायती राज प्रतिनिधियों का और कांग्रेस के संगठन के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, जिसमें हम ध्यान आकर्षित कर सकें कोरोना काल के बड़े संक्रमण के दौर के बाद कि कैसे हम आम जनों की व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। आप सभी का योगदान आज के दिन, जब हम गुरु नानक देव को स्मरण कर रहे हैं, जब हम श्रद्धेय इंदिरा जी को स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सब एकत्रित हैं। कोरोना के समय पंचायती राज के संस्था के प्रतिनिधियों ने भी शहरी इकाई और शासकीय तंत्र के प्रतिनिधियों के साथ जो अपनी व्यवस्था अपने पंचायत क्षेत्र में की और कोरोना को फैलने से रोकने में जो आप लोगों का अद्वितीय योगदान था, उसके लिए मैं हम सब की ओर से आप सभी का गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और मंत्रिमंडल के सभी साथियों के समक्ष, संगठन के समक्ष इस बात दिल मांगे मोर हमनला तो मांगने छे और हमनला चाहिए, तो यहीं से मैं मांग भी कर रहा हूं कि वित्त आयोग की राशि, जिसके लिए अनुमति जरूर केंद्र सरकार ने दी थी कि कोरोना काल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बड़ी राशि पंचायतों की भी बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन जो राशि पंचायतों की कोरोना के उपयोग में, कोरोना के रोकथाम के उपयोग में लाई गई, हम लोग चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार करके वो राशि पंचायतों को वापस उपलब्ध करा देंगे। आज हम सम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहेंगे कि पंचायती राज प्रतिनिधियों की काम करने की स्थिति में जो कमियां हैं, उनके अधिकारों को प्रशासन के माध्यम से अमली जामा पहनाया जा सके, उसमें क्या दिक्कतें हैं उनकी जानकारी मिले। इसमें पैसा नहीं लगता, जो प्रशासनिक अधिकार हैं इसमें वित्त का या भार, आर्थिक भार, एक नया पैसा नहीं लगता, लेकिन हम अधिकार संपन्न अपने प्रतिनिधियों को बना सकते हैं। क्या पंचायतों में जिस तरह से पंचायत में तीनों स्तर के लिए कह रहा हूं अधिकारियों की उपस्थिति होनी चाहिए, हो पा रही है? नहीं हो पाती। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमको, ये मेरे से ही चालू होगा क्योंकि इस विभाग का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी सौंपी है, तो इसको हमको सुनिश्चित करना होगा और अन्य विभाग भी इसमें जुड़े हुए हैं कि हमारी बैठकों में जो अधिकारी जिनका दायित्व बनता है कि पंचायत में कौन आएंगे तो उनको आना चाहिए, नहीं आते हैं। अभी पेशा कानून के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी कई बार बोला कि इसमें हमको जल्दी से इसको प्रस्तुत करना चाहिए। कोरोना का नाम हर चीज में आ जाता है, लेकिन वो बात बहाना नहीं बननी चाहिए। और हम लोगों ने आप सभी से चर्चा करने का प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करने का प्रयास किया, विधायकों से, सांसदों से भी चर्चा करने का प्रयास किया। कुछ आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन भी जो सुझाव आए हैं उनको प्रदर्शित किया है। और आप उन संबंध में जो भी सुझाव चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि पेशा कानून की भी बात आई थी। हमारे सरपंच जी ने पहले कहा और लोगों ने कहा कि इसको लागू जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो पेशा कानून लागू नहीं होना है, पेशा कानून तो लागू है, सुचारू रूप से उसको कार्य रूप देने के लिए नियम जो बनने हैं वो नियम हमको बनाने हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी इस बाबत निर्देश है, तो जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष हम इन बातों को रख देंगे। आपके अभी भी सुझाव इसमें आमंत्रित हैं। और उसमें एक सुझाव ये भी है कि अधिकारी अगर आपके बुलाने पे
बैठक में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है क्या? ये अंततः ये कैबिनेट पे जाएगी बात, वहां पर ये निर्णय होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका अवलोकन करेंगे, लेकिन आधिकारिक तंत्र के ऊपर भी नियंत्रण अगर जनप्रतिनिधियों को कारगर रूप से काम करना है तो ये बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार की बातों में मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि समय लगेगा, लेकिन कई काम हैं जो पैसा नहीं लगेगा। जो बात आई कि आपको चेक में दस्तखत करने का अधिकार पहले था, नगरीय निकायों में था, पिछली सरकार ने हटा दिया। भूपेश जी की अगुवाई में भूपेश जी की सरकार ने शहरी क्षेत्र में इसको लागू कर दिया है। पंचायती राज के क्षेत्र में जो प्रपोजल गए थे जीएडी के पास भी, वित्त विभाग के पास भी, वो अंतिम दौर में है और हम लोग चाह रहे थे कि इस कैबिनेट में उसको रख दें, लेकिन आप लोगों से कंसल्टेशन, आप लोगों से परामर्श का भी ये मौका आ गया तो केवल उसके लिए रुका हुआ है। वित्तीय अधिकार में सरपंच जी के जैसे दस्तखत होते हैं, कोई कारण नहीं है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष दस्तखत कर सकते हैं तो जनपद के अध्यक्षों का दस्तखत नहीं होना चाहिए, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से जिला पंचायत स्तर पे मेयर डायरेक्ट चेक में दस्तखत शायद ना करते हो, हम लोग नगर पालिका में थे तब करते थे, लेकिन नगर निगम में अगर मेयर दस्तखत नहीं करते होंगे तो निश्चित रूप से फाइल में वित्तीय अनुमति के बिना पेमेंट नहीं होता होगा, तो वो जिला पंचायत के अध्यक्षों को अधिकार मिलना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकार है। आप सबकी ओर से इन बातों को भी इस मंच पे मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ये प्रशासनिक अधिकार जिसमें खर्चे वाली कोई बात नहीं आती है। अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण हो, उसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों को अगर उनके एसीआर लिखने का, जो उनकी रिपोर्ट होती है अधिकारी की, उसके लिखने का अधिकार नहीं होता तो कई बार अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते। भले हमारी सरकार है, किसी की भी सरकार है, लेकिन अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते जनप्रतिनिधियों को जो मिलना चाहिए। मैं भी नगर पालिका का अध्यक्ष था। नगर पालिका के जो सीईओ उस समय थे, उनका सीआर में लिखता था, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं थी, बेहतर तालमेल था। पिछली सरकार का ये तर्क था कि नहीं, हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर कोई भार आ जाएगा, कोई जवाबदारी बन जाएगी। हम तो जवाबदार हैं ही, हम उस जवाबदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं ही। उस आधार पे जैसा नगरीय निकाय में अनुमति हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। जैसे ये प्रस्ताव विभाग से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा, कैबिनेट के समक्ष जाएगा, जरूर उस पे भी सकारात्मक विचार होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों के ऊपर धारा 40, इसका उपयोग मैंने कभी नहीं उचित माना। मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा। कोई भी पंचायती राज प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं कोई गलत आचरण की बात आती है, कहीं कोई वित्तीय अनियमितता की बात आती है, तो धारा 40 क्यों? कार्रवाई तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम किसी जनप्रतिनिधि को जो गलत काम करते हैं उसको प्रोत्साहित कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदारी अंततः आम जनों के लिए है। तो जब प्रावधान है कि कार्रवाई हो सकती है, तो ये धारा 40 की जो तलवार है, इसको हटाने पे भी हमको विचार करना चाहिए। ये आप सबकी ओर से, अपने विभाग की ओर से मैं इस बाबत भी प्रस्ताव और फिर से भेजूंगा, बात उसमें हो सकेगी और निदान इसका हो सकेगा। पेशा का कानून, कई बार इसका स्वरूप ऐसा लगता है चर्चाओं के दौरान कि इसमें कहीं ऐसी बात तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गैर आदिवासी समाज के लोगों के अधिकार में कहीं किसी प्रकार का हनन तो नहीं हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, लेश मात्र अंतर समाज के हमारे ताने बाने में पेशा कानून को, पेशा नियमों को लागू करने के माध्यम से कहीं कोई अंतर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के अधिकार में एक नया पैसा अंतर नहीं आएगा। केवल हमारा अधिकार ग्राम सभा को चला जाएगा। ग्राम सभा जो सर्वोच्च इकाई मानी गई है, राजीव जी ने जो पंचायती राज का सपना देखा था, उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया था।
1 तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया था, आज आधा से ज्यादा महिलाएं चुन के आई हुई हैं, आधा से ज्यादा। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं राजीव जी के उस सोच का कि हमारे विधायकों में भी और सांसदों में भी आधी महिलाएं हो जाए। ये आएगा समय, ये भी समय आएगा। हम लोग को खतरा है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें भी समय के साथ में विस्तार होगा। सोनिया जी ने भी कई बार इसमें पहल की है, पार्टी का ये सोच भी है और जनप्रतिनिधियों ने ये बताया है, दर्शाया है कि हर मायने में वो सक्षम है, वो व्यवस्था चलाने में किसी मायने में कमतर नहीं है किसी से। इन बातों को ध्यान में रख के जो पेशा कानून के नियम छत्तीसगढ़ में बनेंगे, कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। आप सभी के सुझाव जैसे ही आते हैं, ये फाइल विभागों को भेज दी गई है। 15 दिन में विभागों से उनकी राय आ जानी चाहिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के और उनके मार्गदर्शन, उनकी सहमति, जो भी उनका गाइडलाइन होगा, उसके आधार पे कैबिनेट के सामने पेशा कानून को भी लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो नियम बनने चाहिए उनकी बात लोगों ने कहा था कि बजट सत्र के पहले हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि बजट सत्र के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग वो ताना बाना, वो सारी बातों को रख देंगे और उनके मार्गदर्शन में पेशा कानून को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी नियम बन जाएंगे। 10 राज्य देश में है जहां पेशा कानून लागू होता है, 6 में ये कानून बन गए हैं, 4 में वो कानून को लागू करने के लिए नियम नहीं बन पाए हैं। वो छत्तीसगढ़ हमारा उनमें से एक है, लेकिन वो स्थिति बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। पंच, उप सरपंच, सरपंच, बीडीसी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, डीडीसी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभी के मन में ये बात है कि हमारे लिए जो प्रबंधन है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए। आपने तो थोड़ा नहीं कहा है, आपने तो जो आपका संघ है उसने ज्यादा आप लोगों ने मांग रखी है, लेकिन मैं भी निवेदन करूंगा, एक पंच को आज एक बैठक के लिए 200 रुपए मिलते हैं एक महीने में, एक उप सरपंच को भी 200 रुपए मिलते हैं। समय आया है कि इसमें भी बढ़ोतरी के लिए हमको विचार करना चाहिए। जिला, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में हम लोगों ने देखा है कि शिव भाई ने अपने प्रतिनिधियों के लिए, पार्षदों के लिए पार्षद निधि सुनिश्चित कर दी। विधायकों की निधि है, पार्षदों की निधि है, तो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों और उनके अध्यक्षों की निधि वो संतुलित हो, बजट को ध्यान में रखते हुए हो। लेकिन आप सबकी तरफ से भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बाबत भी विचार करने का समय आ गया है। जब विभाग की बैठक होगी बजट के लिए, मैं फिर से अपनी तरफ से पहले भी रखा था, इस बार भी इस बात को रखूंगा। कोरोना काल का दबाव था, स्वास्थ्य विभाग में काफी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई, जिससे कि हम अधोसंरचना को काफी मजबूत कर सके हैं। पर अब कोरोना के बाद पंचायती राज संस्थाओं की भी बारी आ गई है, हमको इस दिशा में भी कुछ कर सकें, उस पे आप सबकी तरफ से मैं भी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और आखिरी में, क्योंकि सब कुछ अंततः चलता है पैसे से, राशि से, तो छत्तीसगढ़ में भी जो हमारा बजट है, उस बजट का अनुपातिक हिस्सा जो पंचायत को मिल रहा है, पंचायती संस्थाओं को मिल रहा है, पिछले सालों में थोड़ी कमी आई है। मैं उस बाबत भी निवेदन करूंगा कि अगर 1.5 हो सके, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 अगर बजट हो सकेगा, तब फिर वो काम जा सकेंगे। अगर सरपंच जी काम मांगेंगे तो हम कहां से देंगे? वो पैसे उपलब्ध होंगे तब जाके वो राशि मिल पाएगी। तो उस बाबत भी मैं आप सबकी ओर से पुनः निवेदन करूंगा और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि जिस तरह से आप लोग जिम्मेदारी निभाते चले जा रहे हैं, चले आए भी हैं, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा की बाड़ी की योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की बात हो, चाहे अन्य
जिम्मेदारियां जो आपके पास आती हैं उनकी बातें हो। आप लोग ऐसी परिस्थिति में काम करते हो जहां हम कागज में तो कह देते हैं कि वित्त आयोग के माध्यम से जो पैसा आएगा वो पंचायतों को देंगे, लेकिन उसमें जो टाइड फंड हो जाता है वो केंद्र सरकार हमारे हाथ बांध देती है और वहां से वित्त आयोग के आवंटन के साथ में आदेश आ जाता है कि पहले 40%, फिर 50% और अब 60%। आपको इन मदों में काम करना ही पड़ेगा। तो पंचायतों के अधिकार अपने राय से, अपने आवश्यकता के अनुसार खर्च करने से वो बंध जाते हैं। 30% वित्त आयोग की राशि स्वच्छ भारत मिशन में, 30% वित्त आयोग की राशि पेयजल मिशन में, ये आपके कोटे की राशि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार को अलग से जो पैसा देना चाहिए वो ना देके आज आपका पैसा, आपके अधिकार का पैसा वो ले रही है। उसके लिए हमने पहल भी किया है, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है और आगे भी उस बाबत लिखेंगे। ये LWE के एरिया में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेमेंट को लेके बड़ी दिक्कत जाती है, ऑनलाइन पेमेंट को लेके दिक्कत जाती है, इस पे भी चर्चा हुई है। 4 जिलों में प्रावधान भी है कि कैश पेमेंट किया जा सके। मनरेगा का कैश पेमेंट करने में केंद्र सरकार से और बात करके अनुमति लेनी होगी, लेकिन आपकी तरफ से उस दिशा में भी हम लोग मिलके बात को आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मार्गनिर्देशन में, उनकी अगुवाई में पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में अधिकार संपन्न बनाने की प्रक्रिया को लगातार आगे ले जाते रहेंगे। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।